जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और पाकिस्तान की घिसी-पिटी सियासत से लुत्फ़-अंदोज़ हो रहे होंगे। बहुत से लोगों का कहना है कि इलेक्शन में जो इस वक़्त टर्न आउट हुआ है, यानी कि लोग बहुत बड़ी तादाद में, ख़ास तौर पर नौजवान बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। उसकी एक वजह ये है कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट डला है इमरान खान के हक़ में। बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, लेकिन मैं थोड़ा-सा एक कदम आगे जाना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट के साथ-साथ एंटी सिस्टम वोट भी है। लोग इस पूरे सिस्टम से जो है वो तंग आ चुके हैं। जब मैं कह रही हूँ कि इस सिस्टम से तंग आ चुके हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल ना करने की जो एक प्रैक्टिस है, जिसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, हमारी अदलिया भी शामिल है, हमारी फ़ौज भी शामिल है, हमारे अदारे भी शामिल हैं और ये तमाम लोग और उसके बाद इनमें वो सिटिज़न्स भी शामिल हैं, जो देखा-देखी जो है इंसाफ़ की धज्जियाँ उड़ाते हैं और कवानीन को कुछ नहीं समझते यानी अपने पाँव की जूती समझते हैं। तो बेसिकली ये तमाम का तमाम जो ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं, मैं फिर एक बार कहूँगी कि ये एक सिस्टम के खिलाफ है जो नाइंसाफ़ी के ऊपर बनाया गया और उसको चलाया जा रहा है। और इसी के खिलाफ और अगर ये सिस्टम ठीक ना हुआ, जैसे कि अब हम उसी रविश पे चल पड़े हैं पीडीएम 2 बजाय इसके कि हम चीज़ों को से सीखें, बजाय इसके कि हम ये जो इस वक़्त लोगों की एस्पिरेशंस हैं, उसका ख़्याल रखते हुए सिस्टम के अंदर तब्दीली लेकर आएँ, रिविज़िट करें हमारे आइन को, रिविज़िट करें हमारे तरीक़ाकार को, रिविज़िट करें हमारे रूल ऑफ लॉज़ को। हम क्या कर रहे हैं, हम वही जो हमारी पुरानी रविश है, उसको हम रीइन्फोर्स कर रहे हैं। कैसे रीइन्फोर्स कर रहे हैं कि अब पीडीएम 2 बनने वाली है। ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने लीडरान को माफ़ ना कर सकें, वो बिल्कुल माफ़ कर सकते हैं, लेकिन लीडरों को भी मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख़्स है, जो ये कहे मुकम्मल तौर पर पीएमएलएन ख़त्म हो जाए, मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाए, मुकम्मल तौर पर जमात-ए-इस्लामी ख़त्म हो जाए। वो लोग जितने भी लोग जो एंटी पीपल्स पार्टी है, एंटी पीएमएलएन है, एंटी जेयूआई है, एंटी एमक्यूएम वग़ैरह है, उनका बेसिकली कंसर्न ये है कि ये लोग अपनी सियासत में स स शफ़ाफ़ियत लेकर आएँ, मुल्क हुब्बुल वतनी लेकर आएँ और अ, जितना हो सके मुआशी तौर पर मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएँ। अब वो जो पैसा ये लोग लेकर बाहर चले गए हैं, जिनसे फ्लैट्स बनाए हैं, जिनसे बिल्डिंगें बनाई हैं, जिनसे जायदादें बनाई हैं, वो तो चले वापस नहीं आ सकता। अगर चाहे तो आ भी सकता है, लेकिन अगर उसको नहीं भी लेकर आते, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि अपनी जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है उससे कम से कम पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचे और इन यही लोग अमीर ना हों जो हुकूमत चला रहे हैं, बल्कि वो लोग भी अमीर हों जो इस मुल्क को चलाने में उनका साथ दे रहे हैं। इसी तर्ज़ की आज एक बात सुप्रीम कोर्ट में हुई है। आज ज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो एक हियरिंग सुन रहे थे, व्हिच वाज़ रिगार्डिंग कंटोनमेंट बोर्ड कराची में जो ज़मीनें हैं, जो फ़ौज ने खरीदी हुकूमत से, ये कहकर के खरीदी तो क्या मतलब ली, ये कहकर के जी ये सिक्योरिटी के लिए हमें चाहिए। लेकिन उसके ऊपर शादी हॉल्स बनाए गए हैं, उनके ऊपर कमर्शियल जो है वो प्लाज़े बनाए गए हैं वगैरह-वगैरह यानी कि वहाँ बिज़नेस हो रहा है। अब वो केस बहुत अरसे से ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनसे कहा कि भैया आप इंश्योर करें कि ये जो फ़ौज ने ये अपना एक प्रैक्टिस बनाई हुई है कि वो सिक्योरिटी के नाम पर ज़मीनें लेते हैं और उसके बाद वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करते हैं, तो इसका सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और फिर ये उन्होंने कहा क्या आप यकीनी बनाएँगे? ख़ैर बहरहाल वहाँ डिफेंस मिनिस्टर भी आए हुए थे जो कि को स ज रिटायर्ड जनरल है, उन्होंने भी कहा हाँ जी, हम यकीनी बनाएँगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी मज़ाहिया बात की और उन्होंने कहा कि ये जो सिक्योरिटी के नाम पर ज़मीनें ली जाती हैं, उन पे कमर्शियल एक्टिविटी जो की जाती है, बस दरअसल ये सिक्योरिटी ही का एक हिस्सा है। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि जी वो कैसे? उन्होंने कहा जी कि जो इससे आमदनी आती है, उससे हम जो है वो शुहदा को फ़ायदा पहुँचता है वगैरह-वगैरह पता नहीं। ये एक अपनी ही ये पहले भी एक नैरेटिव आया था, बहरहाल इस नैरेटिव में कितनी सच्चाई है ये हम जानते ही हैं। तो ये जो एक तरीक़ाकार है और यही वो बात इसी के देखें, इसी एक्टिविटी के खिलाफ जो है ये वोट डला है। यानी कि उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जी आप इंश्योर करें। उन्होंने जो
अकाउंटेंट जनरल जो पाकिस्तान है, उनको ये कहा है कि आप इंश्योर करवाएँ, अटॉर्नी जनरल सॉरी ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आप इंश्योर करें कि जितने भी अदारे हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहकर काम करें। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहकर काम करने का जो है यही कौम चाह रही है कि यही हो। दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे जो सिविलियन इदारे हैं, उनका खाना खराब हुआ हुआ है। वो कैसे? क्योंकि सारा पाकिस्तान का जो बजट है, वो तो आईएमएफ बनाती है और आईएमएफ ने एक और काम किया। आईएमएफ की शराइत बड़ी कड़ी है, बड़ी सख्त है और आईएमएफ की शराइत को पूरा करते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बार एक बार फिर पिछली दफ़ा 530% गैस की कीमत में इज़ाफ़ा किया था और इस बार दोबारा से 45% इज़ाफ़ा हुआ है। तो आप देखें कि अब और उसके ऊपर जो पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन है एप्टमा, उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने ख़त लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को और इकोनॉमिक अफ़ेयर्स को। उन्होंने कहा है कि जी इससे तो 70% जो सनतें हैं वो बंद हो जाएँगी। 70% सनतें बंद होने का आप समझ लें सीधा-सीधा मतलब क्या है कि बेरोज़गारी बढ़ेगी और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम्पेटिटिव नहीं रहेंगे। यानी इस वक़्त पाकिस्तान के जो आप समझ लें कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हम बना रहे हैं, वो तो सबसे महँगी है। पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हम ही बनाकर बेच रहे हैं चीज़ें। तो इसके अब यानी कि एक अंदाज़े के उन्होंने कहा है कि 18.5 यानी 18.5 सेंट्स पर यूनिट बिजली जो है वो पाकिस्तानी जो सनतकार है उसको मिल रही है। और ये सबसे महँगी बिजली है खित्ते में, यानी वियतनाम में, बांग्लादेश में और भारत में इससे सस्ती बिजली जो है वो सनतों को दी जाती है। तो जब हमारा प्रोडक्ट कम्पेटिटिव ही नहीं रहेगा, तो हमारे पास जब ऑर्डर्स ही नहीं आएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है सनतें बंद होंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो वो उसका ऑटोमैटिक जो इफ़ेक्ट है वो यही होगा कि ब ब जो मिडल क्लास है वो श्रिंक कर जाएगी और इसी की तरफ इशारा आज जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं किरमानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं सेनेटर किरमानी, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया है। हालाँकि उन्होंने बड़ी हमदर्दी ज़ाहिर की है, उन्होंने कहा है कि जिन मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने कुर्बानी दी है और वो पीछे हट गए वज़ारत-ए-उज़्मा की पोस्ट से, बिल्कुल अच्छी बात है, चलें पीछे हट गए मान लेते हैं। लेकिन उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा है कि देखें ये जो सिस्टम है ये सिस्टम जो है ये पावर पॉलिटिक्स का सिस्टम है और ये नहीं ज़्यादा देर चलेगा। और अगर इस सिस्टम को चलाना है तो हमें रीजनल कम्पेटिटिव अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, हमें कुछ रिफॉर्म्स करनी होगी, हमें जो है अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना होगा और इकोनॉमी बेहतर ऐसे तो नहीं हो जाएगी ना, बातें करने से तो हो नहीं जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें बेल्ट टाइटन करने होंगे। ये उन्होंने नहीं कहा, ये तो मैं बता रही हूँ कि हमें करना क्या होगा, हमें बेल्ट को टाइटन करना होगा, अपने अखराजात को कम करना होगा, अखराजात कम करेंगे तो आमदनी को बढ़ाना होगा। इस बार अखराजात भी हर दफ़ा यही होता है, अखराजात भी हमारे बेतहाशा ज़्यादा है, आमदनी हमारी है नहीं और उन अखराजात को हम किस तरह से पूरा करते हैं वो हम कर्ज़ा लेकर पूरा करते हैं। तो ये कब तक चलेगा सिलसिला, इसको हमारे जो अहले इक़्तिदार हैं उनको सोचने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ आप देखें कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने कहा है कि जी ये तासुर लेना बिल्कुल गलत है कि नवाज़ शरीफ बिल्कुल सियासत से आउट हो गए हैं और ये तासुर दिया, मुझे तो हैरानगी है कि ये तासुर दिया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ने वज़ारत-ए-उज़्मा इसलिए छोड़ी है क्योंकि वो क्या चाहते थे कि उनकी बेटी जो है वज़ीर आला बने। वो तो पहले से तयशुदा था कि उनकी बेटी ने वज़ीर आला बनना है। तो और ये भी पहले से तयशुदा था कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना, लेकिन वो एक वोट को कैप्चर करने के लिए, सेंटिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए वोटर का, तो ये तमाम तमाशा और ड्रामा किया जाए। और अब वो उसको अब एक उस सिम्पैथी के तौर पर उसको दोबारा से अब क्रिएट कर रहे हैं कि जी पता नहीं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कितनी बड़ी कुर्बानी इस मुल्क के लिए दे दी है। जो छोटी-छोटी बीमारियों को बहाना बनाकर मुल्क से भागते रहे हैं, जाते रहे हैं, तो उनको ये कहना है कि जी वो पता नहीं कोई उनके वज़ीर-ए-आज़म ना बनने से पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी तो ये पूरा नैरेटिव ही समझ से बाहर है। आपको समझ में आए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा। बहरहाल ये बिल्कुल तयशुदा था कि उन्होंने वज़ीर आला, लेकिन अभी भी देखें ना दोनों बड़े-बड़े जो पोस्ट हैं वो तो उनके घर में ही है, यानी कि चचा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे, भतीजी जो है वज़ीर आला होगी और बस इसी तरह बंदरबांट चलती रहेगी। किस तरह से मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को एक परफेक्ट कैंडिडेट के तौर पर समझा जा रहा है कि उनके पास इतना तजुर्बा है कि वो एक इतना बड़ा सूबा चला सकें। फैसल वाडा साहब ने तो कहा है कि ये बुज़दार 2 होगा, देखते हैं, ये तो वक़्त ही बताएगा। बहरहाल पाकिस्तान क्या क्वेश्चन ये है कि मुतहम्मिल है कि वो एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करता चला जाए, कभी वसीम प्लस आते चले जाएँ और मुल्क को जो है वो एक तजर्बागाह बनाया हुआ है।
बड़े अफ़सोस की बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतने 80% को लोगों का सेंटिमेंट्स सामने आने के बावजूद कि वो उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है, फिर भी वही काम किए जा रहे हैं, उसी तरह की पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं जो मुल्क को नुकसान पहुँचाएँगी। बहरहाल मौलाना फज़लुर रहमान ने भी कहा है कि जी, उन्होंने बल्कि पीएमएलएन को कहा है कि मेरे साथ आएँ, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को पहले तो कहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली की है, बल्कि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने पैसे पकड़े हैं। और वो उससे उस पैसे पकड़ के सीटें जो है ना वो दी हैं जिनको जितवाया। और दूसरी तरफ उन्होंने ये पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ को कहा है कि जी आप हमारे साथ आएँ और और हम अपोज़िशन में बैठते हैं। बहरहाल अच्छी बात है, शुक्र है उनके अंदर से नशा उतरा है कि हर वक़्त इक़्तिदार में ही नहीं बैठना, कभी अपोज़िशन में भी बैठना चाहिए। उसकी अपोज़िशन से याद आया कि पीटीआई को भी चाहिए कि थोड़ा-सा वो कोई लचक दिखाएँ, उनके अंदर जो ये हठधर्मी है कि जी हमने किसी से बात नहीं करनी, किसी के साथ बैठना नहीं है। देखिए, उनके अंदर भी कोई इतने साफ-शफ़ाफ लोग नहीं है सारे पीटीआई वाले, ठीक है? ओवरऑल एज़ कंपेयर टू अदर्स, वो उनके अंदर उस तरह के धब्बे या उस तरह के करप्शन के चार्जेस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो 3 साल की हुकूमत की थी, उसमें कोई 4 चाँद लगा दिए थे, पाकिस्तान की तकदीर ही बदल के रख दी थी। देखिए, वहाँ उनके ऊपर भी वो तो अलग बात है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उनको हटाया गया, अगर ना हटाया जाता तो पीटीआई ने भी शायद अपनी सियासी मौत मर जाना था और लोगों ने उनको वोट ना देने का तहिया किया हुआ था। बहरहाल वही बात है कि सिस्टम के खिलाफ लोग खड़े हुए और अब तक खड़े हैं, तो पीटीआई को भी थोड़ी अक्ल करनी चाहिए। और ये जो खबरें अभी आ रही हैं कि वो शायद पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद करें, तो बिल्कुल उनको पीपल्स पार्टी के साथ बात करनी चाहिए, बल्कि पीएमएलएन पे भी उनके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे बात की जा सकती है ताकि रास्ता निकले, और वो जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसको लेकर आगे जाना चाहिए, ना कि एक ऑटोक्रेसी का एक पूरा माहौल बनाया जाए और ये कल्ट जो पॉलिटिक्स है उसमें से ज़रा बाहर निकला जाए, क्योंकि ज़्यादा देर ये चलने वाली नहीं है। तो अगर इमरान खान साहब को इस हवाले से कोई अक्ल आ गई है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इसको आगे लेकर चलना चाहिए। और उनके इर्द-गिर्द के लोग जो हैं, उनको भी चाहिए कि जैसे वो इस्लामिक टच की बात कर रहे हैं, तो वो ये रिकन्सिलिएशन टच की भी बात करें, जिससे कि बहुत फ़ायदा होगा। और हम हमेशा ये कहते आए हैं कि इस बार वो बॉल जो है वो पॉलिटिशियंस के कोर्ट में है। उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने जो मुदाखलत करने वाले हलके हैं, उनको कितना इस पावर कॉरिडोर से दूर रखना है। ये थी आज की कुछ खबरें। और आईएमएफ का अभी दोबारा से कर्ज़े का जो सिलसिला है, वो हमारे सर पर दोबारा से खड़ा है। लेकिन देखिए, अब देखते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, डेट इतना बहुत बढ़ गया हुआ है, डेट भी उतारना है, डेट लेकर ही डेट उतारना है। बहरहाल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए, इकोनॉमी को सहारा देना चाहिए, इकोनॉमी को आगे लेकर जाना चाहिए। इसी में पाकिस्तान जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, वरना अगर इसको इसी तरह चलाना है तो कब तक चलेगा? ऐसी सूरत-ए-हाल में हमारे पास बहुत सारे मुल्कों की एग्ज़ाम्पल्स हैं, वहाँ तो इवेंचुअली फिर यही हुआ है कि लोग सड़कों पे निकल आए हैं एक-दूसरे को मारते-धारते, और उसको क्या कहते हैं, उसको उसको आम ज़बान में सिविल वॉर ही कहते हैं। अल्लाह ना करे पाकिस्तान ऐसे किसी अ, ऐसे किसी एपिसोड में दाखिल हो। चलें, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपनी राय का इज़हार करें कमेंट सेक्शन में। और बस सब्सक्राइब की मैं दोबारा कहूँगी कि काइंडली प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस मिले। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।